यस सर। चलिए, तो पहले ये वाला कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें लिखी सर हुई वो हैं। सर डाउट वो आप कल वाली क्लास में बताएंगे क्या? कौन सी डाउट? सर आपने जो बोला था कि डाउट मैं बता दूंगा, अभी बता दूंगा, ठीक है। दे रखा है या फिर मेरे ख्याल से तुमने कैलकुलस का एक सवाल पूछा था ना? ये सर 3 सवाल भेजे थे। 3 भेजे हैं? मैंने तो एक देखा था यार, वो जिसमें नहीं सर आप और भी थे। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से एक फंक्शन का था जिसमें दे रखा था सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वाला ना? यस सर, एक वो वाला और एक इंटीग्रेशन वाला था और एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। दे रखा है एफ, एक कोई मैपिंग दे रखी है कॉम्प्लेक्स सेट डब्ल्यू पे, एफ जेड दे रखा है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। चलो इसी के बारे में बात करते हैं। पहले दे रखा है एफ जेड, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी, ऐसे दे रखा है। साथ में 3 कंडीशंस भी दे रखी हैं, तो इन कंडीशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। F1 मेरे पास दे रखा है 1 के बराबर, लगा दिया जाए तो लगाएंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, a प्लस बी अपॉन सी प्लस डी दिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस। मेरे पास पहली कंडीशन कर रहा हूँ, पहला रिलेशन निकल के आ गया। फिर दे रखा है f ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू 0, माइनस आई लगा दिया, माइनस आई लगाएंगे तो माइनस ए आई प्लस बी दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ से b इज इक्वल टू ए आई आ जाएगा। ए बी सी के बारे में कुछ बताया नहीं कि वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, तो जैसा रिलेशन आएगा उसी से हम लोग कंक्लूड कर लेंगे कुछ। फिर एक और रिलेशन दे रखा है, तो वो तीसरा रिलेशन दे रखा है एफ जीरो दिस इज इक्वल टू आई, जीरो लगाया तो बी अपॉन डी आया, दिस इज इक्वल टू आई, और यहाँ से बी इज इक्वल टू डी आई आ। अब b इज इक्वल टू डी आई है और b इज इक्वल टू ए आई है, तो इन दोनों से मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि ए आई इज इक्वल टू डी आई, और यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि a इज इक्वल टू डी। अब a इज इक्वल टू डी आइडेंटिफाई हो गया। a इज इक्वल टू डी अगर इससे इस्तेमाल किया जाए तो तुमको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि a और d बराबर है, तो b बराबर 6। अब मेरे पास जो जो रिजल्ट निकले वो हम लोग आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। मेरे पास क्या क्या आ गया, एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी, ऐसा लिखा हुआ है। ए बराबर डी आ चुका है, एक बात, बी इज इक्वल टू ए आई आ चुका है, दूसरी बात, और तीसरी बात बी बराबर सी भी आ गया। बी की वैल्यू यहाँ पर लगा दी जाए तो सी बराबर ए आई आ गया। मतलब मैंने ए बी सी डी सबको इन टर्म्स ऑफ ए एक्सप्रेस कर लिया, सी की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू मेरे पास सी आ गई इन टर्म्स ऑफ ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी, तो एफ जेड मेरे पास आइडेंटिफाई हो गया। कितना, ए जेड प्लस बी की जगह कितना आने वाला है, ए आई, सी जेड है तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए आई जेड, सी की वैल्यू लगा दी ये वाली, प्लस डी की वैल्यू लगा दी ए के बराबर। ए तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जेड प्लस आई डिवाइडेड बाई आई जेड प्लस ये जेड दे रखा। तो जो इतना सारा डेटा दे रखा था उसमें हम लोगों ने यहाँ तक की सारी बातें इस्तेमाल कर ली। अब आगे बात, इसमें थोड़ा सा जो करेक्शन था वो मैंने बता दिया था, ये 5x है, ये भी 5। मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है। तो मैंने इसका मॉड ले लिया, मेरे पास आ जाएगा जेड प्लस आई डिवाइडेड बाई आई जेड प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा अक्यूट एंगल दे रखा है, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव दे रखा है। आई यहाँ से कॉमन निकाला और बाहर निकाल लिया तो मॉड ऑफ आई 1 हो जाएगा। मेरे पास ऊपर आ जाएगा जेड प्लस आई और नीचे आ जाएगा जेड माइनस आई, एंड दिस इज
अब ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये हम लोग पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। किस तरीके से इस्तेमाल कर चुके हैं मैं लिख के दिखाता हूँ। तुम लोगों को याद होगा, हम लोग ये बात सीख चुके हैं ऑलरेडी कि अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है z प्लस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू 1 अगर लिखा हुआ है, या k लिख देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। अगर k बराबर 1 है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा लोकस ऑफ z। k अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है या k अदर देन 1 है, नॉट इक्वल टू 0, और k पॉजिटिव ही नंबर हो सकता है, और k मेरे पास पॉजिटिव ही नंबर है तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो k अगर 1 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, तो फिर मेरे पास z का लोकस क्या आने वाला है, लोकस ऑफ z विल बी अ सर्किल। और ये सारी बातें हम लोग पहले समझ चुके हैं, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि याद आ जाए। मेरे पास किस तरीके से समझा जाता है, मेरे पास लिखा हुआ है z माइनस z1 का मॉड अपॉन z माइनस z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू 1, ये पहली कंडीशन है। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए तो z माइनस z1 z माइनस z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक मेरे पास z1 है एक z2 है, और z का जो लोकस है वो मेरे पास क्या आ रहा है, z पहला जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2, और दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर है। बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैं मूव करूंगा तो हर पॉइंट से z1 और z2 का डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगा। अगर ये मेरे पास z है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता जाएगा, z का लोकस मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल के आएगा। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा लिखा हो अपॉन z माइनस z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू 1 की बजाय हाफ कर देते हैं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ समझते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है z1, एक पॉइंट है मेरे पास z2, एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका लोकस मुझे आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, z माइनस z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस z। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस छोटा है कि ये वाला डिस्टेंस छोटा है, निश्चित बात है ये छोटा रहा होगा, ये बड़ा रहा होगा, ठीक है। और अब क्या किया जाए, मैं रेंडमली एक पॉइंट ले लेता हूँ। कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, इसका नाम z1 रख लिया, z रख लिया। एक मेरे पास ये लेंथ होगी, एक लेंथ मेरे पास ये, और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या बोल रहा है कि ये लेंथ अपॉन ये लेंथ दिस इज इक्वल टू हाफ हो जाना चाहिए। हाफ हो जाना चाहिए मतलब ये ट्वाइस हो जाना चाहिए, और ये 1 हो गई तो ये 2 हो जाना चाहिए। और सारे लोगों को एक ज्योमेट्री की थ्योरम मालूम है कि अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करूं तो सामने वाली साइड को अगल बगल वाली साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इंटरनली। और अगर मैं इसी को और इस तरीके से बढ़ा लूं तो एक एंगल बाइसेक्टर और भी होगा, जो कि इन्हीं दोनों पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली डिवाइड करेगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अभी भी 1:2 के रेशियो में। यहाँ से ये लेंथ 1 हो जाएगी और यहाँ से ये वाली लेंथ 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, तो वो z1 और z2 जो दो गिवन फिक्स पॉइंट है उसको इंटरनली और एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला है। एक बात समझ में आ गई। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि सारे लोगों को मालूम है सर 90 डिग्री हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोगों को मालूम है कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, वो दोनों हमेशा 90 डिग्री पर होते हैं। और अगर 90 डिग्री पर है उसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला पॉइंट जहां पर भी रहेगा
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इसी पॉइंट से जाना चाहिए और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इसी पॉइंट पे जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये मेरे पास रेशियो हमेशा 1:2 का रेशियो डिवाइड करेगा। तो पॉइंट को मूव कराना है और कैसे मूव करना चाहिए कि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहना चाहिए। मतलब ये जो दो पॉइंट है ये मेरे पास कैसे पॉइंट हो जाना चाहिए, डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट हो जाना चाहिए। और जो लोकस आने वाला है वो मेरे पास इस तरीके का एक सर्किल आ जाए। सर ये वाला फिर से बता दीजिए। मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ तक तुमको बात समझ में आ गई ना कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, एक एक्सटर्नल एंगल, ठीक है ना। अब देखो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये दोनों हमेशा 90 डिग्री पर ही होते हैं। यस सर। ठीक है ना, दोनों का स्लोप हमेशा m1 m2 बराबर -1 के बराबर होता है। ठीक है ना, ज्योमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से भी प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्री से भी हम लोगों ने क्लास में प्रूव किया हुआ है ऑलरेडी। अब देखो ये वाला पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, और ये वाला इंटरनल डिवीजन वाला पॉइंट ये भी फिक्स हो गया क्योंकि ये तो 1:2 का रेशियो है, और ये एक्सटर्नल वाला भी फिक्स हो गया, ये भी 1:2 का रेशियो है। ठीक है ना यहाँ तक? यस सर। अच्छा, ये मैंने रैंडमली एक पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता दिख रहा है तुमको? यस सर। तो ये दोनों अगर फिक्स पॉइंट है और ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है तो ये मूव करके कहाँ जाएगा ताकि ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहे? सर्कल पे घूमेगा सर। तो ये सर्किल के ऊपर लाई करेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? मतलब मैं कहीं पर भी चला जाऊं, अगर मान लो यहां पर मैं आ गया तो तुमको दिख रहा होगा ये एक मेरे पास वेक्टर, एक मेरे पास ये जेड हो गया। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो इसी पॉइंट पर पास होगा और एक्सटर्नल इसी पर पास होगा, तभी तो मेरे पास ये 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा। अच्छा सर, ये इसी को अपोलोनियस सर्कल कहते हैं? इसी को अपोलोनियस, नाम यार पता नहीं, नाम यही होता है ना, कुछ लोगों को मालूम होगा क्लास में। हाँ सर। हाँ। एक बार तो पूरा डिस्कशन हुआ था हाँ, हमारा, हाँ, एक और सवाल तो मैचिंग हुआ था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पूरा डिस्कस हुआ। नाम मुझे नहीं याद है, फिर से बोलिए। सर क्वेश्चन देख के बीच में लगने लगा था कि ऐसा कभी करा हुआ सा लग रहा है। हाँ नहीं, आइडिया वही है लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। तो ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, ये वाला पॉइंट फिक्स हो गया, ये वाला पॉइंट Z1 और Z2 को इंटरनली 1:2 की रेशियो में और एक्सटर्नली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यही मेरे पास डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा, वो कहाँ पर होगा? वो कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हेलो? यस सर। अब यही बातें को यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करी जा रही है, मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका है, ये वाला रिजल्ट। और साइन थीटा कैसा नंबर है? अक्यूट एंगल दे रखा है, तो ये 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, फ्रैक्शन है, और अगर ये फ्रैक्शन है तो इसी बात को हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखते थे कैसे। मेरे पास लिखा हुआ है z प्लस आई डिवाइडेड बाय z माइनस आई का मॉड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, मतलब क्या हो कि मेरे पास मॉड ऑफ z प्लस आई को मॉड ऑफ z माइनस आई से डिवाइड करेंगे तो एक फ्रैक्शन आने वाला है, आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे पास रियल एक्सेस है, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सेस है। एक पॉइंट मेरे पास कितना है? ये हो गया 0,-1 और एक पॉइंट कितना हो गया? 0, मेरे पास जो मुझे बात समझ में आ रही है वो क्या कि ये वाली लेंथ मेरे पास छोटी है, ये वाली लेंथ छोटी है और ये वाली लेंथ बड़ी है। और क्या दिख रहा है सारे लोगों को? तभी तो ये फ्रैक्शन आ रहा है। मतलब z का 0,1 से डिस्टेंस निकाला गया तो वो ज्यादा आने वाला है, ये वाली लेंथ ज्यादा आने वाली है और ये वाली लेंथ छोटी आने वाली है। और क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? हेलो? यस सर। सर z माइनस आई तो और छोटा हो जाएगा ना जब sin थीटा से मल्टीप्लाई कर जाएगा। हाँ, तभी तो इसके बराबर आया। मतलब z माइनस आई जो बड़ा नंबर था उसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये छोटा नंबर निकला। और क्योंकि sin थीटा तो 0 से 1 के बीच में ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्रैक्शन ही होने वाला है, तो इसका मतलब मेरे पास z कुछ इस तरफ नंबर होगा, तभी तो ये वाली लंबाई छोटी रहेगी और ये वाली लंबाई बड़ी रहेगी, तभी तो इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो sin थीटा अपॉन 1 होता दिख रहा है। मतलब ये मेरे पास sin थीटा लेंथ हो गई और ये अगर 1 लेंथ हो गई तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू sin थीटा आता दिख रहा होगा। और क्या दिख रहा है तुमको?
जी सर, जी सर। अगर मैंने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो सामने वाली साइड को एक जगह कट करेगा, और ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो फिर सामने वाली साइड को एक जगह कट करेगा। और ये एक्सटर्नल डिवीजन करेगा साइन थीटा इज टू 1 के रेशियो में, और ये इंटरनली डिवाइड करेगा साइन थीटा इज टू 1 के रेशियो में। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास साइन थीटा इज टू 1, और ये मेरे पास एक्सटर्नल जब डिवीजन करेंगे तो मेरे पास ये वाला साइन थीटा और ये वाला। तो ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये वाला पॉइंट बी है। मैंने कहा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ए पॉइंट का देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो रहने वाला है, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ये साइन थीटा इज 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस -1 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 1 प्लस साइन थीटा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? साइन थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। फिर क्या ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया? अच्छा, बी पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करा है, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए या तो मैं दूसरा वाला फॉर्मूला लगाऊं के बजाय मैंने तुम लोगों क्लास में सिखाया है कि एक रेशियो में माइनस लगा लो और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो मेरे पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है? वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो रहेगा। अब ये माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। ये जो 1 है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेड का लोकस जो आने वाला था, जो कि एक सर्किल आने वाला था, उस सर्किल के ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए ए और बी, जो अभी मैंने यहाँ पर तुम लोगों को समझाया कि भाई मेरे पास ये दोनों पॉइंट जो होंगे वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाएंगे, तभी तो लोकस जेड का सर्किल निकल के आएगा इस तरीके का। अरे क्या मेरी बात दिख रही है सर लोगों? तो ये मैंने ऐसे बना रखा है, ये मैंने यहाँ पर वर्टिकल बना रखा है। ये मेरे पास ए और बी का सेंटर निकल के, मतलब डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए जो कि वेरिएबल हैं। ठीक बात है। और उसका डायमीटर कितना होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस? तो ये दोनों मैं उठा के अगले वाले पेज पे लिख लेता हूँ। ए मेरे पास कितना आ गया? 0, साइन थीटा -1। सर एक बार बी वाले कोऑर्डिनेट एक बार जरा एक बार बता दीजिए सर। मैं एक बार बताता हूँ, पहले मैं उधर नोट कर लूँ। 1 जी प्लस सर। साइन थीटा डिवाइड बी मेरे पास कितना आ गया? 0, वो आ गया मेरे पास माइनस साइन थीटा, माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड भी कर देते हैं तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस। तुम सेक्शन फॉर्मूले में तुमको दिक्कत हो रही है, मैं अलग से समझा देता हूँ। देखो ये दो पॉइंट दे रखे हैं, ये ए है ये बी है, इसका नाम है x1, y1, इसका नाम है x2, y2। एक पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n। c डिवाइड b एंड a एक्सटर्नली। जिस ऑर्डर में दे रखा होता है उसी ऑर्डर में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर नहीं मानते सी, क्योंकि फिर हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाने में फालतू का दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं सी को अंदर ही मान लेता हूँ, सी को मैंने अंदर मान लिया। और रेशियो क्या दे रखा है? m/n, और ये इसी ऑर्डर में होगा, तो मतलब ये m हो जाना चाहिए और ये n हो जाना चाहिए, लेकिन अंदर है तो एक में माइनस लगा लिया, किसी एक में माइनस, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। तो मैं अब सेक्शन फॉर्मूला आसानी से लगा लूंगा। तो सी कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? x1 टाइम्स -m टाइम्स x1 प्लस n टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय n माइनस m। ऐसे y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? -m टाइम्स y1 प्लस n टाइम्स y2 डिवाइडेड बाय n माइनस m। ठीक है ना? यही मैंने यहाँ पर किया, ये एक्सटर्नली डिवाइड करा था साइन थीटा इज टू 1 के रेशियो में, मैंने एक्सटर्नल हटाया, मैंने कहा अंदर ही कट कर रहा है और रेशियो में माइनस साइन थीटा कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो मेरे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई, ए और बी जब दोनों मुझे मालूम चल गए तो मैंने कहा कि भाई ये दोनों मेरे पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, और अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस सर्किल का सेंटर निकाल सकता हूँ एक बात, और रेडियस भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने पहले रेडियस निकाल लिया। रेडियस मेरे पास कैसे निकलेगा? ये ए और बी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए
तो बी तुमको दिख रहा होगा ज्यादा निगेटिव है, ए कम निगेटिव है, ठीक है। तो मैंने कहा कि बी माइनस ए का मॉड मैंने कर दिया, ये मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। तो मैंने डायमीटर निकाला और डायमीटर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1, इसे सबट्रैक्ट किया साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और इसका भी मॉडुलस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे इस वाले टर्म से माइनस अगर कॉमन निकाल लो तो ये 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, मॉडुलस भी लगा लिया। तुम लोगों को दिख रहा होगा ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है, और फॉर्मूला बनेगा तो ऊपर आ जाएगा 4 साइन थीटा, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में एक कॉस स्क्वायर थीटा। अब मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव हो गया। ये डायमीटर आया और मुझे क्या निकालना है रेडियस। रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 साइन थीटा साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या यहाँ तक बात समझ में आती दिख रही है सारे लोग? तो ये रेडियस मेरे पास निकल गया, तो रेडियस मैंने यहाँ पर संभाल के लिख लिया क्योंकि मुझे कभी रेडियस मैक्सिमम करना है कभी रेडियस मिनिमम करना है, तो रेडियस निकाल के रख लिया। अब मैंने सेंटर निकाला और सेंटर मेरे पास कितना आने वाला है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वही सेंटर का कोऑर्डिनेट होने वाला है, और एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहने वाला है, तो मेरे पास सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है 0 कॉमा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 1 होल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, ये जो भी सेंटर लिखा हुआ है 0 तो 0 रहने दिया, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक माइनस भी आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस कॉमन निकलता दिख रहा है, और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो लिखा हुआ है तुमको दिख रहा होगा आपकी बात ट्वाइस वाले टर्म्स आ जाएंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आने वाला है लिख लेते हैं। सर हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर मैं कह रहा था कि सर जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन नहीं दी हुई है कि जो सर्कल का सेंटर है वो इन दो लाइन के बीच में होना चाहिए, वो इस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ इसी सर्कल के बारे में बात कर रहा है। इसी सर्कल का बारे में, ओके। तो जो न्यूमरेटर मेरे पास लिखा हुआ है इसमें अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय एक माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और सिंप्लीफाई कर लिया तो 0, एक 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो भी लिखा हुआ है इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास कितना जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 2 10 स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास सेंटर आ गया। सवाल अब वापस चलते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि ये जो मेरे पास लोकस आया देखो, जेड ऑल्सो लाइज ऑन द सर्किल हैविंग सेंटर, मतलब ये सर्किल ही लिखा हुआ है, वो जो also lies on the circle whose center must not be outside of these two lines, सेंटर हमेशा इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में रहने वाला है, इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में रहने वाला है। और तो कैसा दिखेगा वो देखते हैं। लाइनें मेरे पास क्या है x माइनस 2y, ये कुछ लाइनें मुझे बता देना जब मैं अगले वाले पेज में चलूँ तो, या मैं कॉपी कर लूँगा। तो ये जो सर्किल जिसका सेंटर मुझे मालूम चल गया, वो सेंटर हर लत में कहां पर होना चाहिए, ये जो दो लाइनें हैं मेरे पास, ये दोनों लाइनों के बीच में होना चाहिए। ये दोनों लाइनें तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और ये लाइनें मेरे पास कैसी दिखने वाली हैं,
निकालनी है। x बराबर अगर 0 रखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। y बराबर अगर 0 रखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक लाइन मेरे पास ये बनती थी और दूसरी लाइन तुम लोगों को दिख रहा होगा इसी के पैरेलल है, लेकिन अब की बार x और 0 रखोगे तो y की वैल्यू -3/2 यहाँ पे आ जाएगी और y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली लाइन। वो जो सर्किट, हाँ बोलिए। सर एक मिनट, आप एक पेज पीछे जा सकते हैं? हाँ जी। सर यहाँ पे जो आपने सेंटर निकाला, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ सर, हो गया ना। ठीक। मैंने कोई गड़बड़ी तो नहीं करी, तुम लोग बता देना भाई कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती कई बार। चलिए, तो ये दोनों मैंने लाइनें ड्रॉ कर ली और तुम लोग को दिख रहा होगा कि जो सेंटर है वो y एक्सिस के ऊपर ही लाई करने वाला है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है तो सेंटर तो इसी के ऊपर लाई करने वाला है। और सेंटर कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में। ये मेरे पास -3/2 है और ये -2 है और सेंटर है मेरे पास क्या, उसका y कोऑर्डिनेट ये है, तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हर लफ्ज में कैसा होना चाहिए, -2 से लेके -3/2 के बीच में होना चाहिए। मेरे पास माइनस का एक साइन, एक माइनस भी है, बिल्कुल एक माइनस भी है भाई, तो एक माइनस भी लगा लेते हैं। ये वाला माइनस यहाँ पर मेरे पास आ गया, एक माइनस से डिवाइड कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास कैसा हो जाना चाहिए 3/2 और 2 के बीच में हो जाना चाहिए। 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास कैसी हो जाना चाहिए, हाफ इधर और 1 उधर, और 2 से और डिवाइड कर दिया जाए तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे हो जाना चाहिए 1/4 से लेके 1/2 के बीच में। और थीटा क्यूटी है तो tan थीटा पॉजिटिव ही आएगा, tan थीटा की वैल्यू कैसे जाना चाहिए 1/2 और 1/√2 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा मेरे पास चेंज हो सकता है वो इसी इंटरवल में लाई, tan थीटा की वैल्यू इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए, और यही मेरे पास tan थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी के करस्पॉन्डिंग रेडियस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगी। सर आपने ये जो लाई करवाया -2 से -3/2, इसी के बीच में क्यों लाई करवाया? सवाल में लिखा हुआ देखो, Z also lies on the circle, इस कंडीशन के कारण सर्किल आया, और वो सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, नॉट आउटसाइड ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, और सेंटर हमेशा कैसा है y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और इन दोनों लाइनों के बीच में। तो मैंने पहले ये दोनों लाइनें ड्रॉ करी और इनके बीच में सेंटर यहाँ से यहाँ तक वेरी करा दिया, और ये वेरी कराया तो tan थीटा का रेंज मुझे मालूम चल गई। tan थीटा का इंटरवल कितना आ गया, tan थीटा मेरे पास आ गया 1/2 से लेके 1/√2 के बीच में। और अब रेडियस जो था वो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, और रेडियस मेरे पास कितना आया था, हाँ बोलो सर। एक डाउट है, जैसे कि इधर का सेंटर y एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव y एक्सिस पे, हाँ, बट अगर तो अपन आसानी से इधर इंटरवल डाल सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग मतलब अगर सेंटर 0 नहीं होके कुछ और होता, मतलब बीच में होता, हाँ, तो तब बीच में कैसे लाई करवाते सर? भाई मेरे पास तब भी तो ये वाला कोऑर्डिनेट फिक्स ही होता ना भाई, तुम्हारे पास बदल क्या रहा, मेरे पास जो बदलने वाली चीज है वो इस सिचुएशन में, अगर मेरे पास इस तरीके का मान होता, मतलब और तुम कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर, पर सर x कोऑर्डिनेट में एक कंडीशन और बनानी पड़ती है, एक x में और कंडीशन बन जाती, तो एक उससे भी tan थीटा निकलता, इससे भी tan, उससे भी tan थीटा निकलता, उससे भी tan थीटा निकलता, दोनों का कॉमन पार्ट ले लेते। समझे नहीं सर, जैसे कि अगर x कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा होता, हाँ, या फिर x कोऑर्डिनेट फिक्स होता, दोनों में से कोई से, तो वो वाली कंडीशन अपन कैसे निकालते कि वो जो सेंटर है वो इन दोनों लाइन के बीच में? मैं बता रहा हूं। तुमने कहा कि अगर मेरे पास ये वाली लाइन के बजाय पॉइंट इस वाली लाइन पर होते, भाई ऐसे ही तो होगा, यस सर, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे निकालना पड़ता। कैसे निकालते, इस लाइन का कोऑर्डिनेट x बराबर कुछ होगा, मान लो 1 है,
और इस लाइन की इक्वेशन मालूम है तो इसका y कोऑर्डिनेट निकल आएगा, ऐसे इसका y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है सर, ये तो हो गया फिक्स पॉइंट। अगर वेरी कर रहा होता पॉइंट तो नहीं, वेरी नहीं, मतलब वो एक और लाइन होती है। मेरे पास जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक Z1 पॉइंट है और एक Z2 पॉइंट है, ये तो दो पॉइंट है, इनको तुमने Yes, sir. मिलाया तो इसी लाइन के ऊपर तो सेंटर लाई कर रहा है। हाँ, इंटरनल sir. डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन चलते हैं। अब भाई मान लो तुम्हारे पास Z1 ये है और Z2 ये है, तो तुम हाँ, ये sir. वाली लाइन की इक्वेशन लिखते और फिर ये वाला पॉइंट हाँ, निकल के आता, ये वाला पॉइंट निकल के आता। ठीक है सर, पर इससे ये कहाँ पता चला कि वो जो एक्स एक्सिस है वो वेरिएबल नहीं है? हाँ नहीं है, लेकिन तुम देखो ना मेरे पास अब की बार ये जो y ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये भी बदलता, हाँ सर, ये भी बदलता ये भी बदलता, लेकिन इसका भी इंटरवल मुझे मालूम चल जाता। इसका इंटरवल क्या हो जाता है, इसका x कोऑर्डिनेट का इंटरवल इसका x कोऑर्डिनेट हो जाता और इसका y कोऑर्डिनेट का इंटरवल इसका y कोऑर्डिनेट हो जाता। हाँ ठीक है सर, समझ गया। ठीक है ना, तो एक कंडीशन और बढ़ जाती तो काम और बढ़ जाता तुम्हारे पास। हाँ सर, ठीक है। हेलो, हाँ सर एक चीज पूछ रही थी। हाँ सर जैसे आपने तो वो अपोलोनियन कंडीशन वाली से निकाला सर, आपने हाँ। मतलब डायमेट्रिक एक्स निकाल लिया फिर सेंटर निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर से वो चीज नहीं आ रही थी तो क्या किया कि जो हमें नहीं फ्रैक्शन दिया हुआ sin थीटा, हाँ हाँ, उसको c अज्यूम कर लिया। मैं भी और वैसे C कर को देता हूँ, मैं वैसे भी कर देता अच्छा, हूँ, मैं वैसे कर देता yes. हूँ। मतलब तुम चाहते हो कि आप प्रॉपर उसको x प्लस आई वाई में या z के टर्म में एक्सप्रेस करके समझाइए, ये चाहते हो ना? मैं कर हाँ देता हूँ। नहीं मतलब पूरा नहीं चलेगा सर, तो कि वैसे भी मतलब ठीक ही है। अगर वैसे अगर मतलब उसमें कुछ फ्लॉ है उस थिंकिंग? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, बस तुमने जो फोन करके मुझसे बात करी थी, तुमने कॉन्जुगेट से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है ना? तो जो तुमने अंदर फॉर्मेट बना लिया था वो तुम्हारे पास सर्किल वाला फॉर्मेट बन नहीं रहा था। यस सर, तो सर वो तो गलत था, तो हाँ, मैंने चेंज तो कर दिया। उससे ज्यादा बढ़िया होता है sin थीटा की जगह c अज्यूम। हाँ कोई बात नहीं, तुम एक अभी मैं वैसे कर दूंगा जो तुम कर रहे हो ना, उससे मैं कर दूंगा, ठीक है? तो अभी पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेडियस हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखा है 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो रेडियस मेरे पास 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा sec थीटा, और इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली क्योंकि tan थीटा की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मालूम चल गई, तो मैं यहाँ tan थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लगा दूंगा। तो r की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/√2, 1 प्लस 1/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ से आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2। तो r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई √3। r की मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली वो भी यहीं से निकल के आ जाएगी, और उसके लिए tan थीटा की वैल्यू कितनी हाफ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो 2 × 1/2, और अंडर रूट के अंदर मेरे पास 1 प्लस 1/4 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये √5/2। तो r की मिनिमम और r की मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, और ये मेरे पास जो r निकल के आया उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर क्या होगा वो भी अब हम लोग निकाल लेते हैं, ताकि मेरे पास प्रॉपर सर्किल मालूम चल जाए कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करने वाला है। तो हम लोगों ने कहा r मैक्स हम लोगों ने कब निकाला, r मैक्स कितना आया √3। उस समय tan थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो गई 1/√2। उस समय सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना था, सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास यही लिखा हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0, -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास कितना आ गया 0, माइनस tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो 1/2 आ जाएगी, ये -2 आ जाएगा। देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट यही आता दिख रहा है। और अगर r min के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो रेडियस कितना आया मेरे पास √5/2। उस समय tan थीटा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, tan थीटा की वैल्यू 1/2, और वो अब मैं इसमें लगा दूं तो सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना जाएगा 0, -1/2। अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 में 2 कट जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो मेरे पास सेंटर निकल के आ गया और रेडियस निकल के आ गया, और इसमें भी सेंटर निकल के आ गया और रेडियस निकल के आ गया। तो मेरे पास जो मिनिमम सर्किल
साइज का सर्किल, उसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, मैक्सिमम साइज का सर्किल, उसका सेंटर क्या है, उसका रेडियस क्या है, वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अगले पेज पे चलते हैं। सर हाँ बोलो। सर सेंटर तो मतलब अगर ये फॉर्मूले में नहीं भी डालते तो डायरेक्ट जो आपने पीछे फिगर बनाया हाँ था बिल्कुल उससे चेंज हो बिल्कुल, रहा था। मतलब खिसक खिसक के मेरे पास यहीं पर सेंटर आ जाएगा, एक का सेंटर यहाँ आ जाएगा, लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास रेडियस कितना होगा वो भी मुझे समझना वो होगा। निकालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास सेंटर कितना हो गया 0,2 -2 और रेडियस मेरे पास कितना आ गया √3 r मैक्स, और फिर सेंटर मेरे पास कितना गया 0,-3/2 और रेडियस मेरे पास कितना गया √5/r। तो यहाँ तक हम लोगों का काम खत्म हो गया। अभी मतलब बहुत सारी बातें लिखी, सवाल मतलब जोड़ जोड़ के लंबा सा बना दिया गया। तो अब आगे की कहानी और पढ़ लेते हैं। मतलब मुझे ये मालूम चल गया नंबर, मुझे ये नंबर मालूम चल गया, फिर क्या बोला गया, अल्फा बीटा पॉजिटिव नंबर है, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, लाइज ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 5x वेयर 5 r पॉजिटिव यूनियन 0 से r तक हैज अ प्रॉपर्टी दैट द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, मतलब एक नई कहानी जुड़ी हुई है बेसिकली। थोड़ा सा कैलकुलस भी आ गया, थोड़ा इलस भी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया, मतलब पूरा रायता फैला हुआ है ताकि उसको ठीक से धैर्य से समेट के चले। तो अब समेट रहे हैं हम लोग, क्या प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि जो भी अभी एक अननोन फंक्शन है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या दे रखी, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। तो तुम लोगों को याद होगा टेंजेंट नॉर्मल में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला याद रहता है। मेरे पास कोई कर्व है, अननोन कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, मैंने क्लास में बताया है और याद भी करवा दिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैंने सिखाया था। डायमेंशनली देखो होल्ड कर जाता है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स माइनस डी एक्स लिखते हैं और डी एक्स के नीचे डी वाई, और डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए वाई। ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट मेरे पास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, इस सवाल में नहीं बोला गया है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो वाई माइनस डी वाई, और डी वाई लिखा है तो यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे और साथ में मेरे पास एक्स आ जाएगा डायमेंशनली मैच कराने के लिए। ये नहीं चाहिए, क्या बोल रखा है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया उस पॉइंट के सर एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ, एक्स कोऑर्डिनेट का हाफ। ठीक है, तो इस पॉइंट को जनरल पॉइंट एक्स वाई लिया गया। अब सीसा का हाफ मतलब ये किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। अब ये जो भी लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा dx/dy into y दिस इज इक्वल टू x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2dx/x दिस इज इक्वल टू dy/y। इसको क्या लिख लेंगे 2 ln mod of x इज इक्वल टू ln mod of y प्लस कांस्टेंट नंबर वो ln c के लिख लेते हैं, मतलब k लिख लेते हैं तो ln ky सीधे सीधे लिख लेते हैं। हेलो, यस सर, ये 2 पावर में पहुंचा दिया तो मेरे पास आ जाएगा ln x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ln ky, ln एंटीलॉग ले लिया तो x स्क्वायर इक्वल टू ky मेरे पास है। मतलब मेरे पास पैराबोला आने वाला है और फिर 3 पॉइंट भी दे रखे हैं जो कि इस पैराबोला को सेटिस्फाई करने वाले हैं, और वो 3 पॉइंट कौन से दे रखे हैं, एक दे रखा है अल्फा, एक अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 बीटा अल्फा बीटा। क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं, एक क्या दे रखा है अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा अल्फा स्क्वायर, एक दे रखा है 1 बीटा, 1 बीटा, और एक दे रखा है अल्फा बीटा, सो बीटा अल्फा, बीटा अल्फा। सर अल्फा बीटा सर। अब यार पीछे मुझे अल्फा बीटा, अब देखो ये 1 बीटा इसको सेटिस्फाई करने वाला है तो x की जगह 1 रखा, y की जगह बीटा रखा, तो मेरे पास k बीटा ऐसा निकल के आ गया। अल्फा अल्फा स्क्वायर रखा तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ गया k अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर स्क्वायर काटा तो k बराबर 1 आ गया, k बराबर 1 आ गया तो k बराबर 1 आ गया तो बीटा बराबर भी 1 आ गया, और ये 1,1 भी देखो इसको सेटिस्फाई करने लगा तो जो कर्व मेरे पास आ गया वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये वाला कर्व डिफाइन किया गया है, तुमने देखा होगा दे रखा है फाई इज डिफाइंड फॉर r प्लस यूनियन 0 से r।
तो मतलब इसका जो डोमेन है वो 0 से लेके इन्फिनिटी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा दे रखा। तो एक कर्व ये भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब वापस सवाल पे चलते हैं। मतलब मेरे पास क्या आया, हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी के चलते कर्व आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोगों ने एलिप्स आइडेंटिफाई कर लिया, और अल्फा और बीटा की वैल्यू 1,1 ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली उसी कैलकुलेशन के थ्रू। मतलब अब सेंटर मेरे पास निकल के आ गया 1,1, पूरा एलिप्स आइडेंटिफाई हो गया, पैराबोला आइडेंटिफाई हो गया, और वो कॉम्प्लेक्स कारण जो सर्किल है उसका इंटरवल भी आइडेंटिफाई हो गया। अब मुझे सवाल सॉल्व करना है। तो मेरे पास जो एलिप्स आया वो क्या आया, मेरे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, √3 आई थी मेरे ख्याल से। r मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो r मिन की वैल्यू कितनी, √5/2, तो 5/4 आ जाएगा, 5/4। ये मेरे पास एलिप्स आ गया। फिर मेरे पास एक पैराबोला क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला आ गया। इसमें x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी थी। और फिर मेरे पास दो सर्किल भी आ गए, और वो सर्किल क्या आ गए, इनका सेंटर मुझे मालूम है और रेडियस मुझे मालूम है। एक 0,-2 सेंटर, तो 0,-2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू √3 है, तो 3 आ जाएगा। ये मेरे पास सर्किल हैविंग मैक्सिमम रेडियस, और दूसरा मेरे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस उसका सेंटर 0,-3/2, तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और रेडियस √5/2 था, तो 5/4। ये पास मेरे पास मिनिमम रेडियस। तो ये 4 कोनिक्स मेरे पास आ गए। बेसिकली हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स से फैला के अब कोनिक्स पर पहुंच गए हैं। अब सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी कुछ अच्छी नहीं लिखी मैंने, तो बाद में समझ लेंगे। सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन द आर्गन प्लेन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस, मैक्सिमम रेडियस है, तो ये मेरे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 0,-2, 0,-2 ना, कौन सा है मैक्सिमम है कि मिनिमम, 0,-2 आया। Yes sir, 0,-2. Equation of the circle on the argand plane having smallest radius, smallest radius तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा। Yes sir. वो तो भी मैंने निकाल के रखा है, देखो स्मॉलेस्ट रेडियस के लिए, मिनिमम रेडियस के लिए यही इक्वेशन निकाल के रखी हुई है। ये भी खत्म हो गया। पहले वो देख लेते हैं, कर्व y इक्वल टू 5x इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया। लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी फोकस टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सारे लोगों को मालूम है कि किस इलिप्स के किसी भी टेंजेंट पर फोकस से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस क्या होता है बताओ। कोई बोल रहा है डायरेक्टर सर्किल, कोई बोल रहा है ऑक्सिलरी सर्किल। कौन सा सर्किल? ऑक्सिलरी सर्किल। ऑक्सिलरी सर्किल मतलब ये मेरे पास डायमीटर मान के सर्किल जो बनेगा वही मेरे पास उसका लोकस है। बहुत ही स्टैंडर्ड से सवाल है, याद ही रहना चाहिए। और तो ये मेरे पास सेंटर का कितना हो जाएगा, जो इलिप्स का सेंटर है वो -1,1, और रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा, ये जो मेरे पास लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास कितनी है, कितनी है भाई, ये 3/2 √3 है। वो रेडियस ए मेरे पास √3, ये √3, तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास इक्वेशन, और इक्वेशन x माइनस ये भी सही हो गया। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन एलिप्स एंड y इज इक्वल टू 5x विल बी एलिप्स, और इस पैराबोला के कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे आइडेंटिफाई करना है। अब एलिप्स मेरे पास ये दे रखा है और पैराबोला मेरे पास ये दे रखा है, दोनों एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट करने वाले हैं ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मुझे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने की जरूरत है। किस तरीके से, देखो, अच्छा मेरे पास जो अगर मुझे x 0 या 0 से बड़ा है, पैराबोला इसी तरफ जाएगा, ये मुझे मालूम है।
अब इलिप्स कैसा बनने वाला है, मान लो अगर मेरे पास इलिप्स ऐसा बन गया तब तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर मेरे पास इलिप्स ऐसा बन गया, क्योंकि इलिप्स का सेंटर जो है वो 1,1 है, अगर ऐसा बन गया तो दो जगह कट कर जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कैसा बनेगा उसी से सारा खेल डिसाइड हो रहा है। अच्छा, दोनों फिगर में डिफरेंस क्या है? दोनों फिगर में डिफरेंस ये है कि ये जो ओरिजिन है वो इलिप्स के अंदर है कि बाहर है, यही तो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। हेलो, यस सर। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी है इसमें 0,0 अगर लगा दिया जाए तो तुमको दिख रहा होगा मेरे पास ओरिजिन जो है वो 1/3 प्लस 0 रखेंगे तो 4/5। दिस ये 0,0 रखने के बाद ये -1, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ये तो सब डिसाइड करेगा। तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, 15 इधर आया, 5 इधर, 12, 4 3 12 इधर, और तुमको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव आ गया। अरे पॉजिटिव आ गया ना? यस सर। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0,0 इलिप्स के बाहर है, और अगर बाहर है और यहाँ से अगर मैं पैराबोला ड्रॉ करूंगा तो क्या दो जगह कट करता दिख रहा है सारे लोगों को? हो सकता है ये भी सही ना बना हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है हो सकता है ये वाई एक्सिस के इधर चला जाए, तब भी अगर मेरे पास ओरिजिन बाहर हो गया तो निश्चित बात है ये पैराबोला हर हालत में इलिप्स को दो जगह कट करने वाला है। एज लॉन्ग एज ऐसा ना हो जाए कि वो चुपके से यहाँ पर ऐसा बन जाए, ऐसा भी नहीं बन सकता, क्योंकि तुमको देखा होगा कि सेंटर मेरे पास 1,1 है और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लंबाई हमें मुझे दिख रही है जो कि 1 के आसपास ही हैं। अरे क्या देख पा रहे हैं कि मैं प्रॉपर बना के दिखाऊं? हेलो, यस सर। अरे क्या चल जाएगा ना इससे काम? यस सर। ठीक, सर एक चीज पूछना है सर, एक बार हम एक्सेस ट्रांसलेट करके नहीं कर सकते कि हाँ मतलब? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक बार उससे मेरा ना एक आ रहा है। उससे तुम्हारा एक आ रहा है? यस सर, तो एक बार वो चीज जैसे पैराबोला को शिफ्ट कर दे और इलिप्स सेंटर में करते हैं सर। हाँ ठीक है, वैसे कर लो, लेकिन सोचना तब भी पड़ेगा, उसमें भी तुमको ये सोचना पड़ेगा कि वो जो तुम्हारा पैराबोला का वर्टेक्स है वो इलिप्स के अंदर हुआ कि बाहर। भाई सारा खेल तो मैं पहले इसी को ठीक से मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि एक बार फील आ जाए, फिर तुम्हारा शिफ्ट करके 1,1 पर पैराबोला की वैल्यू निकाल के अगर ज्योमेट्रिकली बना दे तो साफ साफ दिख जाएगा। 1,1 पर पैराबोला की वैल्यू 1,1 मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा। हाँ, तो उस पर निकाल करके अगर अच्छे से फिगर को बनाए तो साफ साफ दिख रहा है पॉइंट की पैराबोला। हाँ। सेंटर से जा ही रहा है तो 100% 2 पॉइंट पे काटेगा। हाँ बिल्कुल वही, मतलब इस कैलकुलेशन से भी ये समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा और साफ सुथरा बना देता हूँ। लिखा हुआ है मेरे पास x-1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/4 दिस इज इक्वल टू ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सेंटर का कोऑर्डिनेट मेरे पास 1,1, मेजर एक्सिस मेरे पास कितना होने वाला है, ये a की वैल्यू कितनी है, √3 है, तो मतलब ये इसको इधर क्रॉस कर जाएगा क्योंकि ये 1 है, और b की वैल्यू b स्क्वायर कितना है ये, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5/2। √5/2 मेरे पास कितना होने वाला है, ये भी थोड़ा नीचे चला जाएगा, और ये जाता दिख रहा है ना? लो, और जो 1 ओरिजिन है वो मैंने अभी तुम लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इलिप्स के बाहर है, तो जो इलिप्स बनने वाला है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बन रहा होगा। मामला एक्चुअली थोड़ा सा नजदीकी है, थोड़ा सही बाहर है। अब यहां से अगर तुमने बनाया पैराबोला तो दो जगह कट करेगा, इसमें मेरे ख्याल से तुमको अनेक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस चलेगा ना कि शिफ्ट करूं? सर वो एक्चुअली शिफ्ट के बाद ना वो जिसका वर्टेक्स है वो अंदर आ जा रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा नहीं ऐसा नहीं, मैं कर देता हूँ। तुमने कहा x-1 बराबर कैपिटल x रख दिया, y-1 इक्वल टू कैपिटल y रख दिया, तुम्हारे पास पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, कैपिटल y प्लस 1 का होल ये आ गई, और कैपिटल x की वैल्यू नहीं, ये स्मॉल x है, स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल x प्लस 1 का होल स्क्वायर है।
ये तुम्हारे पास कैपिटल वाई क्या आ गया, कैपिटल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ये जो भी लिखा हुआ है इसके दो रूट आने वाले हैं, एक्स प्लस 1 माइनस 1 और एक्स प्लस 1 प्लस 1। दो पॉइंट आ गए मेरे पास, वो कौन कौन से दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तुम्हारे पास आ गया 0 और एक रूट तुम्हारे पास आ गया -2। ये क्या ऐसे ही आता दिख रहा है? और जो डेटा दे रखा था उसमें x कैसा था, 0 या 0 से बड़ा। x अगर 0 या 0 से बड़ा है तो x प्लस 1 भी 0 या 0 से बड़ा, x की वैल्यू -1 या -1 से बड़ी। x की वैल्यू -1 ये है और -1 पर वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये -1 के बराबर आ रही है। पैराबोला यहाँ से चलेगा, दिस इज -1, -1 और ये पैराबोला क्या 0, 0 के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट से भी पास हो रहा है। क्या पैराबोला ऐसा बनता दिख रहा है? यहाँ तक बात ठीक है। और जो इलिप्स हो गया, अब वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास आ गया कैपिटल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये जो भी मेरे पास इलिप्स लिखा हुआ है उसका सेंटर मेरे पास कितना होने वाला है, 0, 0 और वो कहाँ तक जाने वाला है, वो मेरे पास इस पॉइंट तक जाने वाला है -√3 तक और ये इधर +√3 तक और नीचे मेरे पास -5/4 तक और ऊपर √5/2 तक और ऊपर मेरे पास +√5/2 तक। अब फिर से मुझे -1, 1 इलिप्स के अंदर है कि बाहर है ये चेक करना पड़ेगा। तुम समझ पा रहे हो? नहीं, यस सर। अगर वो अंदर हो गया यस सर। तब तो एक ही जगह कट करेगा और अगर वो बाहर हो गया तो दो जगह कट करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको सोच रहे हैं वही बात मैंने यहाँ पर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में सोची। क्या मैं -1, -1 चेक करके दिखाऊं? नो सर, वो बाहर आता दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है जैसे उसमें 0, 0 था, इसमें -1, -1 तो 1/3 प्लस 4/5 -1 पॉजिटिव आ रहा है। ये खत्म हो गया। तो मेरे पास दो सोल्यूशन आते दिख रहे हैं। अब मेरे पास एक दो पार्ट और रह गए हैं, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z हैविंग लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। जो z था वो कौन सा z था, जो कि सर्किल के ऊपर लाई कर रहा था और उस सर्किल में जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब मुझे किसके बारे में सोचना है, अब इन दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग मुझे बात सोचनी है। ये दोनों जो इक्वेशन लिखी हुई है दोनों के सेंटर मालूम है, दोनों के रेडियस मालूम है और सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल का रिक्वायरमेंट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z हैविंग लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ z के बारे में बात की जा रही है और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होने वाला है उसके लिए मुझे ये xy प्लेन बनाने की जरूरत है। दोनों सर्किल के सेंटर, ए का सेंटर मेरे पास कितना है 0, -3/2 और उसका रेडियस कितना है √5/2, √5/2 ये वाला नंबर √5/2 रेडियस है और 3/2 ये है। कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है? 3/2 बड़ा है। 3/2 बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर्किल बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बन रहा है। और फिर से मेरे पास एक और सर्किल बनने वाला है और वो सर्किल कौन सा है, जिसका सेंटर मेरे पास कितना हो गया -2 पता नहीं इस सर्किल के अंदर पड़ेगा कि बाहर पड़ेगा, अंदर पड़ेगा कि बाहर पड़ेगा ये सोचना पड़ेगा। बताओ -2 सर्किल के अंदर होगा कि नहीं होगा? 0, -2 इसमें लगा लो, अंदर होगा सर, अंदर होगा पक्का ना। -2 रखोगे तो ये मेरे पास 1/4 आ जाएगा और ये 5/4 है। 5/4 से ट्राई करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब वो अंदर हो गया। और उसका रेडियस मेरे पास कितना है √3 है और √3 मेरे पास कितना हो जाएगा, निश्चित बात है वो कुछ ऐसा होगा कि कैसा होगा ये अभी हमें सोचना पड़ेगा। सोचते हैं मतलब वो ऐसा भी हो सकता है, वो हो सकता है इस गैप में से भी जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम मॉड भी चाहिए और मिनिमम मॉड भी चाहिए, दोनों बातें करी जा रही है सवालों में। मैक्सिमम बोला नहीं, दो पार्ट है ना उसके, मैंने वो दोनों लिखे थे कभी। देखो एक में लिखा हुआ है लार्जेस्ट और एक में, तो मुझे अभी भी कंपैरिजन करना पड़ेगा क्योंकि कंपैरिजन करोगे तभी तो पता चलेगा कि एक ग्रीन वाला सर्किल इस वाले गैप से तो नहीं निकल गया, इस वाले गैप से। सर चारों से निकाल लेते ना, चारों पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब 4 निकालने पड़ेंगे फिर। सर बस वही 4 तो हो गए और कोई नहीं होगा। हाँ पक्की बात है, चारों निकाल लो, ठीक है। इसने कहा
कि ये मेरे पास जो ग्रीन वाला सर्किल है उसका सेंटर कितना है -2,0 और उसका रेडियस कितना है वो √3। तो इसने कहा कि ओरिजिन से यही मैक्सिमम डिस्टेंस पे बनता दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये वाली लेंथ कितनी कैसे निकल के आएगी, इसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ मालूम है और उतनी लेंथ में फिर ये वाली लेंथ और जोड़ दी जाए तो मेरे पास कितना आ जाएगा -2 -√3 ऐसा आ जाएगा। और साथ में मेरे पास आई आ जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस मैक्सिमम हो जाए, मेरे ख्याल से यही होता दिख रहा है। सवाल पूछा क्या गया, यही लिखा हुआ दिख रहा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हैविंग लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड वो -2 + √3i, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, माइनस कॉमा निकाला 2 + √3 ऐसा आ गया। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग मिनिमम फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड द कॉम्प्लेक्स नंबर w विल बी। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस मिनिमम हो जाए। अब मिनिमम मॉडुलस के लिए मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाले हैं, बस इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कैसे, -2 वाले में √3 ऐड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो -2 + √3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतना। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आने वाला है जिसका सेंटर -3/2 था और उसमें अपन लोगों ने कितना और ऐड कर दिया ताकि वो ऊपर चला जाए, तो -3/2 में हम लोगों ने √5/2 ऐड कर दिया। तो क्या ऐसे ही आता दिख रहा है? ठीक है, इसमें भी जो मॉडुलस छोटा होगा वो मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो ये 3/2 बड़ा है, इसके कंपैरिजन में 3/2 -√5/2 इसको ऐसे लिख लिया। और ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 - √3। कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है यही तो मुझे चेक करना है। अरे क्या मेरी बात दिख रही है? अब कैसे देखा जाए इसको, देखने के लिए 3/2 को उधर पहुंचा देते हैं, √3 को उधर पहुंचा देते हैं, तो √3 - √5/2 2 एक और उधर पहुंचा देते हैं, ये 4 - 2√3 आ गया। तो मेरे पास 4 - 2√3 तो 2 -√3 वाला बड़ा है, तो √3 1.7 होता है, अच्छा, तो 0.3 के आसपास वैल्यू आ रही है। अच्छा, और 3/2 वाले की 0.1 आ रही है, तो मैंने उल्टा लिखा हुआ है ना, वो यहाँ से मैं स्क्वायर करके कंफर्म कर लेता, ठीक है ना। तो मैं जैसे स्क्वायर करूंगा पता चल जाएगा मुझे कि ये मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, इसलिए मैंने गलत लिखा और मैं स्क्वायर करके चेक कर लूंगा कि सही है कि गड़बड़ है, स्क्वायर ही कर लेते हैं। तो इससे आ जाएगा 4 3 12, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस का 4√15 इज ग्रेटर देन 1। ये जो भी लिखा हुआ है 4√15 उधर ले गए, 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया, 1 इधर आएगा, तो 12 5 17 में से गया 16। अब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16 × 15 16 × 16। अरे ये सही लिखा है मैंने, जैसे वो 4 से 4 काट देते ना 16 हाँ तभी यार स्क्वायर करके आएगा तो यही ना। तो मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला नंबर मैग्नीट्यूड में बड़ा है। अरे क्या लिखा कि नहीं लिखा, कोई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? भाई मेरे पास दो नंबर आए, दो नंबर कैसे आए देखो, मेरे पास एक ग्रीन वाला सर्किल है, ये वाला ग्रीन वाला सर्किल है, और ये वाला वाइट सर्किल है। ये वाला मेरे पास ग्रीन सर्किल है, ये मेरे पास वाइट सर्किल है, ठीक है। अब मेरे पास मॉड जेड की स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात चल रही है। मॉड जेड मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस, ऑरिजिन से डिस्टेंस दो पॉसिबल है, एक व्हाइट वाले कर्व के ऊपर और एक ग्रीन वाले कर्व के ऊपर। तो मेरे पास ये वाली लेंथ इसकी भी चेक करनी है और दूसरे वाले कर्व की भी चेक करनी है, दोनों की चेक करनी है। एक मुझे ये वाली चेक करनी और एक मुझे ये वाली चेक करनी। ये वाली चेक करने के लिए मैंने क्या किया, इसका सेंटर में से रेडियस घटाया, सेंटर कितना था -3/2 और रेडियस कितना है √5/2, ये घटाया तो ये एक लेंथ निकल के आ गई, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस निकल के आया मेरे पास। और मैंने दूसरे के लिए भी दूसरे के सेंटर में से उसके रेडियस को, सेंटर मतलब यहाँ से, और सेंटर का मतलब ऑरिजिन से ये वाली डिस्टेंस, और उसमें अगर मैं रेडियस घटा दूं उसका तो ये इतनी लेंथ आइडेंटिफाई हो जाएगी। फिर क्या दिख रहा है ना, तो मैंने उसमें से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दिया और रेडियस सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आया -2 में से रेडियस सब्ट्रैक्ट किया तो ये मेरे पास इतना आ गया प्लस का √3। अरे हाँ कि ना,
अब एक लेंथ ये और एक लेंथ ये है, इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है मुझे आइडेंटिफाई करना है। जो छोटी है वही तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ z की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है, मॉड लगा हुआ था, पॉजिटिव मैंने कर लिया तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हुआ, मैंने 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो मेरे पास कितना आया, लेकिन स्क्वायर करने के पहले 2√3 को इधर ले आया और 3 को उधर पहुंचा दिया, 3 को उधर पहुंचाया तो 1 आया और इधर ये आया। अब मैंने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -2 टाइम्स दिस इनटू दिस इज ग्रेटर देन 1। 4√15 को मैं उधर ले गया तो लेस हो गया, और ये वाला जो नंबर है 1 उसको इधर ले आया तो 12 ये आया। फिर मैंने फिर से स्क्वायर कर दिया क्योंकि पॉजिटिव साइड लिखे हुए तो ये आ गया, और ये स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से बड़ी है। तो छोटा नंबर मेरे पास कौन सा हो गया, छोटा नंबर मेरे पास ये वाली हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ये वाला छोटा नंबर हो गया, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास कौन सा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो छोटा वाला आने वाला है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 + √3 ऐसा आने वाला है। -2 कहाँ है, कहीं है कि नहीं, पता नहीं क्या है, -2 प्लस गड़बड़ करेंगे क्या, देखें क्या है, आ गया -2 + √3i ऐसा लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नहीं हो रहा है, कुछ झोल किया है भाई। सर हाँ बोलिए। सर आप फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना अभी? मैं कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, हाँ फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, उसमें सी ऑप्शन मैच हो रहा है, उसमें क्या करना था जो हमने एफ ऑफ जेड निकाला था ना, अच्छा ओके, बात हाँ W की बात, मैंने गलत कर दिया, ठीक बात है। तो अभी मैंने फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z के लिए W के बारे में बात की जा रही है। अभी हम लोगों ने जो चीज आइडेंटिफाई करी वो कॉम्प्लेक्स नंबर आइडेंटिफाई किया जो कि मॉड z की मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, और अब ये मुझे W में लगाना पड़ेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, अब W क्या? Yes, sir. W भी आओ, कहाँ गया W, बहुत देर हो गई W को खोजते। अरे क्या कुछ ज्यादा अत्याचार कर दिया सवाल ने? एक्चुअली अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना था तुम लोगों का था बटोर के करवा दी, तुम निकाला खत्म ही कर सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी रिलेशन कर सकते थे हम सब सारा डाल दिया, सब पड़ गया उसके अंदर। ये वही तो सर ज्योमेट्री लगा सकते थे, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब प्योर कॉम्प्लेक्स सब करके, मतलब सर बहुत लंबा हो गया है। अरे हो जाने दे यार, कौन सा एग्जाम में आना है? अरे हम लोगों का काम एग्जाम के सवाल थोड़ा ना फंसा सकते हैं क्या? नहीं सर, बट ये सब के बाद अगर कोई बोले कि पेपर लेंथी आ गया तो फिर तो लेंथी तो नहीं लगेगा आप कुछ, मतलब एक्चुअली मेरा मोटिव वो है ही नहीं, मेरा मोटिव ये है कि यार तुम पढ़ने के बाद सर पढ़ के बैठ जाओ कि भाई ये चल क्या रहा है, कहाँ से चलते हैं कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर लौट के वहीं आ जाते हैं। मतलब इतनी सारी टर्न एंड ट्विस्ट, तुम सोचो ना, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री, उसके बाद मतलब जो हो सकता था सब उसमें भरा हुआ है सवाल। मतलब जैसे जैसे किताब में आगे की तरफ बढ़ोगे ना इसी तरीके के सवाल है, मतलब एक स्टेज के बाद तुम लोग कहोगे कि सर अब कुछ ज्यादा कठिन हो रहा है, थोड़ा सरल करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मतलब आइडिया ये है कि मतलब इतना कर्रा होना चाहिए दिल तुम्हारा एग्जाम के समय में कि एक स्टेज के बाद गिव अप करने वाली स्टेज नहीं आना चाहिए। मतलब मैं भी देखो पिछले टर्न पे मैंने एक सवाल में गलती कर दी थी यार, उसके कारण मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि यार इतना सही सवाल लिखा उसमें क्यों कैलकुलेशन गलती कर दी, तो किसी ने सुधरवा दिया कि सर वो आपने कॉन्जुगेट लगा दिया, तो फिर वो निकल भी आया था। तो मतलब ये परेशान करने के लिए मैं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तुमने देखा होगा जितना भी काम किया जा रहा है तुम लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी जिंदगी के मोड़ पे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अटेम्प्ट जरूर किया हुआ है। अब वो लेकिन सब एक साथ है और उसके बाद उसी के करस्पॉन्डिंग नॉन पार्ट है सवालों के, तो मतलब वो बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जाता है। और क्योंकि होता ही है कि इतना सारा डेटा है सवाल, तुमको देखो ना कि सवाल जो लिखा हुआ है उसमें मेरे पास इतना डेटा लिखा हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेट भी है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी, स्ट्रेट लाइन भी, इलिप्स भी है, पैराबोला भी निकल के आ रहा है, कैलकुलस भी है। तो मतलब एक भी इंफॉर्मेशन अगर छूटी तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ चीजें मिस हो जाने वाली है। तो मतलब
रिटेंटिविटी भी होनी चाहिए और सारी चीजों को इस्तेमाल करना, मतलब ये फिर वो उस तरीके का बहुत मैच्योर लेवल के सवाल है। पता नहीं बहुत मुश्किल से ही लिखे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि यार क्या सही लिखा है, गलती गलती दिख जाती है मुझे, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन ऑन द होल कितनी सारी बातें लिखी हुई हैं सवाल में, उसके लिए बहुत कलेजा चाहिए लिखने के लिए। बहुत ही महान टाइप का सवाल लिखा हुआ है, लेकिन बढ़िया है। अभी तुम लोग गालियां तो नहीं देते कि क्या 1 घंटे में एक सवाल नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो एक सवाल नहीं है, ये मत सोचना। एक सवाल के अंदर हम लोगों ने कितनी बातें करी। अरे क्या कंफर्टेबल है ना सारे लोगों को? ठीक ठीक, मतलब यार गालियां ना देने लगना तुम लोग कि यार ये अजीब टाइप के सवाल कराते। नहीं, अजीब नहीं, बड़ा है। मतलब एक सवाल कर लो बहुत है। मतलब मैंने तो इसलिए ज्यादा देना ही नहीं चाहता था, मुझे अंदाज था कि ये सवाल करोगे उसके बाद घायल स्थिति में पड़े मिलोगे, तो ठीक घायल हो जाओ, कौन सा कुछ बिगड़ने वाला है। मुझे वो डब्लू बता दो क्या था, डब्लू जो हम लोगों ने निकाला था, डब्लू इज इक्वल टू मेरे पास आ गया था ए ऊपर नीचे से कट गया था, ऊपर आ गया था जेड प्लस अपॉन आई जेड प्लस आई अपॉन आई जेड प्लस 1। ठीक बात। और जेड की वैल्यू भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली थी, वो मेरे पास ही आ गई ना। अरे तुमने इसी से कैलकुलेट किया है ना? हाँ सर। ठीक है, तो जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई सर माइनस, फिर से बोलिए। नहीं सर, और ये इसमें लगा दिया जाए तो एक आई का फैक्टर कॉमन निकल आएगा न्यूमरेटर में से, ऊपर आ जाएगा -2 प्लस √3 प्लस 1, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2 माइनस √3 प्लस 1। एक नीचे से √3 का फैक्टर कॉमन निकल आया, ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है -1 प्लस √3, और नीचे मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस √3। √3 का फैक्टर कॉमन निकाला मैंने, √3 का फैक्टर ये 3, तो √3 प्लस का हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, आई बाई √3। सारे पार्ट खत्म हो गए, आई √3 आई बाई √3, इसका आंसर आ गया। पहला वाला और पढ़ लेते हैं यार, मतलब पता नहीं मैंने क्या सोच के लिखा, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये नॉट होना चाहिए कि नहीं। बड़ी कंट्रोवर्शियल टाइप की बातें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है यहीं पर कर लेते हैं, मतलब कठिन नहीं है, लेकिन अंग्रेजी मेरे ख्याल से मेरी खस्ता है, उसी का असर है। देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे पास जो डेटा निकल के आया था ABCD के बारे में, वो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने निकाला था, वो ये लिखा हुआ है, B बराबर C आया था, A बराबर D आया था, B बराबर AI आया था। मैं लिख लेता हूँ वहां पर। अरे ये चारों नंबर नोट कर ले भाई तुम लोग, नोट कर लेना, मैं लिख लेता हूँ वहां पर। हाँ सर। ठीक, B बराबर C आया था, A बराबर D आया था, B बराबर I आया था, ये है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट ट्रू, भगवान जाने, भी चेक करते हैं। हम लोगों ने कहा कि A प्लस IB के बारे में बात चल रही है, A प्लस IB के बारे में बात चल रही है। मैंने कहा कि B की वैल्यू IA लगा दी जाए, B की जगह अगर IA लगा दिया जाए तो A माइनस IA लगाओगे, I स्क्वायर -1 हो जाएगा और A आ जाएगा, ये तो 0 आ गया। लिखा हुआ है दिस इज रियल इफ D इज रियल। अरे क्या D से कोई लेना देना है इसका? हेलो, नहीं सर। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू है। यस सर। नो सर, डी का सामान वो रिलेट नहीं है। मतलब क्या डी से कुछ फर्क पड़ रहा है? मतलब उसमें तो बोला गया कि अगर डी रियल है तब ये रियल होगा, ऐसा तो नहीं, वो तो गलत हो गया। नहीं सर, वो रॉन्ग है सर। अगला देखो क्या लिखा, A प्लस IC। A प्लस IC का क्या किया जाए, A प्लस IC इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इफ D इज प्योर इमेजिनरी। A प्लस A तो ऐसे ही रखा, C की जगह B लगा दिया, और B की जगह ये फिर से 0 आ गया, और अगर ये फिर से 0 आ गया तो बोला जा रहा है दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर इफ D। अरे ये भी गलत हो गया। फिर लिखा है B प्लस IC, B प्लस IC, C कितना है B के बराबर, ठीक है ना, और B कॉमन निकला है तो 1 प्लस I है,
और b किसके बराबर है, और दे रखा है d इज नॉट इक्वल टू 0। d इज नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या हुआ कि d इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, आपकी आवाज कट गई। b जो है वो id के बराबर आ रहा है। हाँ, b मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, id के बराबर, बिल्कुल। तो b की जगह id लगा दिया, 1 प्लस डी, 1 प्लस आई, d टाइम्स अंदर आ गया -1 प्लस आई। क्या बोल रहा है, अगर d 0 के बराबर नहीं तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये गलत बात है। अगर मान लो d मेरे पास 1 प्लस आई हो गया कॉन्जुगेट हो गया तो रियल नंबर हो जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पर नॉट हटा दो, a प्लस बी माइनस सी इज प्योर इमेजिनरी, इफ d इज प्योर इमेजिनरी। ये भी चेक कर लेते हैं, b बराबर c है तो b और c कट गया, a आ गया, a d के बराबर है, a d के बराबर है। अगर d प्योर इमेजिनरी है तो ये पूरा नंबर प्योर इमेजिनरी है, दिस इज ट्रू। तो नॉट हटा दो इसमें, ये खत्म हो गया। अब बहुत देर से मैं लगातार बोलता चला जा रहा हूँ। एक अनिक ने सवाल पूछा था, एक अनिक क्या था तुमने जो पूछा था, हाँ आकर्ष ने भी पूछा था। अरे वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आकर्ष, उसके बाद तुम्हारा मैं बता दूंगा। अनिक ने भी एक पूछा था, दिल पे ना लेना कि उसका सवाल बता दे रहे हैं, मेरा नहीं बता रहा। ये सवाल इसने मुझसे पूछा था, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। सर उस क्वेश्चन में ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अरे ऐसा मत बोलो यार, कोलिनियर पॉइंट। सर वो मैंने चेक किया वापस PDF में तो नॉन लिखा हुआ है। अब मैं जो लिखा हुआ है उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो नहीं लिखा हुआ उससे भी सॉल्व कर लेंगे, क्या जा रहा है, ठीक है ना। जो मेरे पास लिखा हुआ है ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स corresponding to कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक Z1 है, वो क्या है AI, एक Z2 है 1/2 प्लस BI, और एक Z3 है 1 प्लस CI। और ABC रियल नंबर, ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर। और फिर निकालना है मुझे Z का लोकस मालूम करना है। Z क्या दे रखा है, Z1 cos की पावर 4t प्लस 2Z2 cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t प्लस Z3 sin की पावर 4t, where t belongs to पैरामीटर है, t belongs to r। तो मुझे what will be the locus of, find locus of Z। अरे क्या सवाल सारे लोगों ने सुन लिया, मैं समझा देता हूँ क्या है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है। वो Z1 Z2 Z3 यही ABC हैं। A का करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, B का कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, C का कॉम्प्लेक्स नंबर Z3, और ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर दे रखे हैं। ABC इसमें रियल नंबर है। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जो कि इस तरीके का लिखा हुआ है, इसमें T पैरामीटर है, T बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो Z का लोकस मुझे आइडेंटिफाई करना है। तुम लोगों को याद होगा T में पैरामीटर में हम लोगों ने एक मैचिंग करी थी, वैसे ही T को एलिमिनेट करना है। मतलब मैं Z1 की वैल्यू यहाँ, Z2 की वैल्यू यहाँ, Z3 की वैल्यू यहाँ, Z1 की वैल्यू यहाँ, Z2 की वैल्यू यहाँ, Z3 की वैल्यू यहाँ, और Z की जगह x प्लस i y लगा दो। तो x को कंपेयर कर देंगे रियल पार्ट, y को कंपेयर कर देंगे इमेजिनरी पार्ट, और t को एलिमिनेट कर देंगे। और एलिमिनेट करने के लिए मुझे ये कंडीशंस भी दे रखी हैं कि दे आर कोलिनियर। अरे क्या एक बार अटेम्प्ट करेंगे सारे लोग? सर एक चीज कहनी थी सर। हाँ बोलो। सर अगर हम मतलब जैसे अगर कोलिनियर अज्यूम करेंगे तो लोकस वाला पार्ट तो निकाल लेंगे, हाँ। पर जो पॉइंट मीट वाला और जो ट्रायंगल वाले में दिक्कत आ रही थी वो नहीं आएगा फिर सर। अच्छा, तो हम पहले एक बार कोलिनियर से निकल आए, फिर नॉन कोलिनियर क्या ज्यादा ज्यादा नहीं सॉल्व होगा ना, उसमें कौन सा लोग को कुछ बिगड़ा जाएगा। सर नहीं, तो कोलिनियर वाले में लोकस अलग आ रहा है और इसमें तो लोकस को अलग लगाएंगे, पर बाकी दो पार्ट्स। अच्छा ठीक है, एक बार फिर कोलिनियर से करके देख लेने दो ना, फिर नॉन कोलिनियर। एक्चुअली नॉन कोलिनियर देने का कोई मतलब नहीं। नॉन कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि जो ABC के बीच में कंडीशन थी वो कंडीशन भी नहीं। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर। तो जब कंडीशन ही नहीं है तो फिर कोलिनियर नॉन कोलिनियर देने का क्या मतलब? लिख देते कि यार Z1 ये Z2 ये Z3 ये कोलिनियर नॉन कोलिनियर लिख। अब एक बार अटेम्प्ट करने दो, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ना। अब 2-5 मिनट में अपने आप अटेम्प्ट करो, फिर बात करते हैं।
चलिए भाई, पहले कुछ किया तुम लोगों ने तो बताओ। तो जेड को x प्लस आई बाई कंपेयर करके। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तीनों नंबर अभी कोलिनियर दे रखे, तो पहले इससे भी कुछ कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो 3 पॉइंट है, फिर से बोलिए सर a प्लस सी इक्वल टू 2b आ रहा है। हाँ, मतलब ABC AP में आ जाएंगे। तो बेसिकली क्या हाँ। 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है 0, a, एक पॉइंट दे रखा है 1/2, b, और एक पॉइंट दे रखा है 1, c। इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर कर दिया जाए तो मेरे पास आ जाएगा c माइनस बी डिवाइडेड बाई हाफ, दिस इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई हाफ, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, a प्लस c इक्वल टू। सर एक डाउट है सर। हाँ। सर मींस वो ये कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी या Z1 Z2 Z3 सर। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। तो मेरे पास ABC AP में आइडेंटिफाई हो गए। अब बोला गया कि ये दे रखा है तो Z की जगह x प्लस आई लगा दिया, और Z1 की, Z2 की, Z3 की वैल्यू लगाई और कंपेयर कर दिया, तो मेरे पास कितना आ जाएगा x प्लस आई बाई, दिस इज इक्वल टू Z1 की जगह AI cos की पावर 4t प्लस 2 Z2 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस BI, साथ में मेरे पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t प्लस Z3 की जगह 1 प्लस CI, और साथ में लिखा हुआ है sin की पावर 4t। रियल पार्ट कंपेयर किया तो यहाँ से आ जाएगा 1, मतलब 1 क्यों लिखेंगे, लेकिन लिखा जाएगा cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t प्लस sin की पावर 4t। ये पहली क्वेश्चन है। और y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दिया तो आ जाएगा a cos की पावर 4t प्लस 2b cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t प्लस c sin की पावर 4t। और x और y में रिलेशन निकालना है तो t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और t को एलिमिनेट करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। x बराबर मेरे पास आ गया cos की पावर 4t cos स्क्वायर t, हाँ cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t प्लस c नहीं सर वो sin स्क्वायर t बन जाएगा, sin की पावर 4t sin स्क्वायर t बचे बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरे पास sin स्क्वायर t कॉमन निकालेंगे, ये x, और जो दूसरी क्वेश्चन दे रखी है y इज इक्वल टू, एक्चुअली सर इसके फैक्टर हो रहे थे, इसके फैक्टर 2b की वैल्यू अगर लगा दोगे तो फैक्टर हो जाएंगे, यही बोल रहे हो ना सर फैक्टर हो जाएंगे और फिर वो बन जाएगा a cos स्क्वायर t प्लस c sin स्क्वायर t। बिल्कुल, y इज इक्वल टू मेरे पास लिखा हुआ है a cos की पावर 4t प्लस 2b की जगह मैंने a प्लस c लगाया, साथ में sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t प्लस c sin की पावर 4t, यहाँ से a कॉमन निकला cos स्क्वायर t कॉमन निकला, और साथ में मेरे पास sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 हो गया, फिर इन दोनों टर्म में से c कॉमन निकला, sin स्क्वायर t कॉमन निकला, सर अब cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर t लिख लिया प्लस c sin स्क्वायर t, यहाँ से मेरे पास एक a आ गया प्लस sin स्क्वायर t कॉमन निकाला, c माइनस a आ गया, y sin स्क्वायर t की जगह x आ गया, तो y इक्वल टू a प्लस x टाइम्स c माइनस a, स्ट्रेट लाइन आ गया। यस सर, अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो सर पैराबोला आ जाता। अब वो भी कर लेते हैं। यस सर, इसके बाद पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, यस सर, पैराबोला है। बिल्कुल सर वो डाउट है सर, हाँ, वो एक भी क्वेश्चन साइंस कर दिया है ना तो सर वो एक बार समझ दीजिए। फिर से बोलो। वो एक सी क्वेश्चन साइंस कर दिया है ना सर, हाँ, ये कैसे तो आएगा? वो कैसे है? अरे इसमें से हाँ, सर। sin स्क्वायर t कॉमन निकाले। ओके सर अंदर देखिए बाहर सर, निकाले, ठीक है ना। मतलब देखिए अगर सर, अगर चूंकि सवाल में ये लिखा हुआ था तो कोलिनियर के हिसाब से ही मैंने सोच लिया, तो मेरे पास ये हो गया। अब इससे कहा नॉन, मतलब कोलिनियर की कंडीशन ये इस पर देने की कोई जरूरत ही नहीं थी,
इसको कोई देने की मतलब बस दे देते कि ए ये है, बी ये है, सी ये, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। अब मेरे पास जो काम हो गया वो ये हो गया कि एक्स मेरे पास जो ये वाली कंडीशन लगाई वो कंडीशन ना लगाई जाए। y बराबर मेरे पास कितना लिखा हुआ है, a cos की पावर 4t प्लस 2b sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t प्लस c sin की पावर 4t और साइन स्क्वायर टी की वैल्यू पंच कर देते हैं। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर प्लस 2b साइन स्क्वायर टी की जगह x आ जाएगा, cos स्क्वायर टी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की जगह वापस x लगा देते हैं प्लस c साथ में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये y आ जाएगा। इसमें साइन स्क्वायर टी की वापस वैल्यू लगा देते हैं तो y इक्वल टू a 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2bx 1 माइनस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला बनता दिख रहा है क्योंकि x में क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है। y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, a यहाँ से आएगा, यहाँ से माइनस का 2b आएगा और यहाँ से c आएगा। अब ये जीरो नहीं हुआ तो पैराबोला आ जाएगा और बाकी वाले सारे वही स्ट्रेट लाइन वाले टर्म्स आ जाएंगे और वो कितने आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा 2bx और यहाँ से आ जाएगा माइनस का ट्वाइस ax और फिर मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर a आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है ना। मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ये पैराबोला मेरे पास आया y इक्वल टू, अगले पेज पे लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साथ में a माइनस 2b प्लस सी, इसीलिए बोल दिया कि नॉन कोलिनियर है तो ये जीरो नहीं होगा तो पैराबोला जिंदा बना रहेगा। इसमें से x कॉमन निकलेगा तो अंदर आ गया 2b माइनस 2a और फिर साथ में c, 2b माइनस 2a प्लस a आया, a है ना, इससे a आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। इसी के दो पार्ट और भी हैं सवाल के, तो वो क्या है, सर हाँ बोलो। सर कोलिनियर वाले केस में हाँ। जब कोलिनियर पूछा गया है हाँ। तो सर कोलिनियर वाले केस में जो हमको रिलेशन दे रखा है z का, z इक्वल्स टू z1 cos की पावर 4t cos स्क्वायर t sin स्क्वायर t, हाँ। तो सर इस वाले केस में हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि z1 z2 z3 तीन कोलिनियर पॉइंट है और जो फाइनल रिलेशन दे रखा है अगर उसको सेक्शन फार्मूला की तरह सोच लें कि ये कोई एक सेक्शन फार्मूला तो बन ही रहा होगा किसी ना किसी गिवन रेशियो के लिए। नहीं, इस z के लिए हाँ, z1 z2 z3 हाँ कोलिनियर है, z1 z2 z3 को जब m:n:p के रेशियो में बांट रहे होंगे बिल्कुल तभी कोलिनियर होंगे। तो ही कोई z आ रहा होगा। नहीं, इससे ये कहाँ पता चला? क्या इस स्टेटमेंट को देख के तुमको ये समझ में आ रहा है? ये सर पहले z1:z2 को अगर देख ले सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब तुम जो बात तो करने की z1 कोशिश कर z2 रहे को हो कि किसी मेरे पॉइंट पास पे बांटने वाली चीज लिखी है, एक z1 है, एक z2 है, एक z3 है। अगर कोलिनियर होते तो ये m/n के रेशियो में डिवाइड करते, बिल्कुल ठीक है ना। तो तुम z2 को इन टर्म्स ऑफ z1 और z3 एक्सप्रेस कर ले जाते, ये तो बोल रहे हो। और अगर z2 को एक्सप्रेस कर ले जाते तो तुम्हारे पास जो z है जो कि लिखा हुआ है z1 cos की पावर 4t प्लस z2 sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t प्लस z3 sin की पावर 4t, शायद यही लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लूं। ये लिखा है ना। अब तुमने कहा कि z2 को मैंने 2z2 है, 2z2 है, ठीक है। तुमने कहा कि इस z2 की जगह मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। z1 cos की पावर 4t प्लस 2 टाइम्स z1 z2 की जगह कितना जाएगा mz3 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n साथ में साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t प्लस z3 साइन की पावर 4t, ठीक है। और ये जो तुमने लिखा है इसमें तुमने कहा कि अब मेरे पास z3 अलग कर लेते हैं और z1 अलग कर लेते हैं। तुमने z1 कलेक्ट किया तो तुम्हारे पास आ गया cos की पावर 4t प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n साथ में साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, और फिर तुमने कहा z3 भी कलेक्ट कर लेते हैं। तुम्हारे पास आ गया
साइन की पावर 4t प्लस 2m डिवाइडेड बाई m प्लस n, और साथ में तुम्हारे पास कितना आ गया, साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। यही बोल रहे हो ना तुमने कहा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सेक्शन फॉर्मूला जैसा ही मुझे बन जाना चाहिए, तो तुमने एलसीएम लिया ताकि m बाई n नीचे भी आ जाए। तो तुमने कहा कि आ गया मेरे पास z1 m प्लस n कॉस की पावर 4t प्लस 2n साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी। ये आया तुम्हारे पास किसके साथ, z1 के साथ, प्लस z3 के साथ तुम्हारे पास कितना आया, m प्लस n साइन की पावर 4t प्लस 2m साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होल डिवाइडेड बाई m प्लस n। ऐसा है। यस सर। अब ये सेक्शन फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, जी सर। तो फिर लोकस तुम जेड का बोल नहीं सकते ना कि जेड इज कोलिनियर विद z1 z3। ठीक। मतलब अगर यही वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता तब तो सेक्शन फॉर्मूला बन जाता, अभी तो नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो फिर ठीक बात नहीं है। तो ये काम खत्म हो गया। अब इसके दो बचे पार्ट थे, उनके बारे में और बात कर लेते हैं। A line bisect AB and parallel to AC। 70 क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट इसी का पार्ट है। एक लाइन है, a line bisects AB and parallel to AC। मतलब ABC ट्राइंगल है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है और AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल बाइसेक्ट कर रहा है, इसके पैरेलल है तो इसके मिड पॉइंट से पास होगा। मिड पॉइंट थ्योरम हो गई, ठीक है। बाइसेक्ट AB एंड पैरेलल टू AC मीट्स C इन P पर मीट करता है। देन P इज गिवन एज, P का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है। A मेरे पास कितना था 0, A, B मेरे पास कितना था 1/2, B, C मेरे पास कितना था 1, C। इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है मुझे। ये मिड पॉइंट कितना जाएगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो मेरे पास कितना जाएगा 3/4, B प्लस C बाई 2। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही है। क्या करें, तो ये तो आंसर आ नहीं रहा है कुछ। लाइन बाइसेक्ट्स AB को बाइसेक्ट कर रही है, मिड पॉइंट से पास हो रही है, मिड पॉइंट से पास हो रही है, पैरेलल टू AC के पैरेलल। अरे भाई, मिड पॉइंट से पास हो रही है, बेस के पैरेलल है तो इसके मिड पॉइंट से ही पास होगी, और इसका मिड पॉइंट तो ये आता दिख रहा है। और ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 3/4 है ही नहीं किसी में, वो हाफ या -½ लिखा हुआ है। तो क्या करें इसका, ये अनिक ये लो के क्या करें बताओ, या तो गणित की थ्योरम ही गलत बता रहा हूं मैं। अरे थ्योरम सही है ना? यस सर। अरे भाई तो हम क्या करें इसका बताओ भाई। अगर मैं इसके मिड पॉइंट से एक लाइन इस बेस के पैरेलल खींचूंगा तो इसके मिड पॉइंट से पास होगी, ऐसा दुनिया जानती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि and parallel to AC meet C in point P। अबे यार इसका क्या मतलब हुआ, पैरेलल टू AC मीट C। अबे इसको कैसे मीट करेगी? Sir, I think question might be wrong, sir. भाई ये अंग्रेजी मुझे समझ नहीं आ रही, मुझसे भी खराब अंग्रेजी लिखी है। अरे बताओ भाई क्या करें अनेक? छोड़ दीजिए सर। हाँ छोड़ दीजिए, पता नहीं कर रहा कुछ समझ नहीं। मतलब ये मतलब होगा। अबे रुको तो पहले अंग्रेजी लिख दे फिर मतलब बताना। लिखा हुआ है अ लाइन बाइसेक्टिंग
AB and parallel to AC meet C in P. अब सर सी कर्व है सर, सी कर्व कर्व है सर, सी वो पैराबोला जो आया नहीं वो कर्व है। अच्छा ओके यस सर, ओके ओके ठीक है। पैरेलल टू AC मीट C इन P। अच्छा ठीक है, अब ठीक, मतलब वो जो पैराबोला आया उस पैराबोला को ये वाली लाइन P पे मीट कर रही है। जो पैराबोला हमारे पास आया है उस पैराबोला को ये P पर मीट कर रही है, C। चलो भाई अभी थोड़ी सी राहत मिली। सवाल का मतलब एक बार समझ में आए तो प्रयास करना चालू किया जाए। और C पैराबोला है तो अब करना क्या है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है, तब तो यार कैलकुलेट करना है। मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये वाला मिड पॉइंट हो गया, ये वाला मिड पॉइंट हो गया, यही तो लाइन की इक्वेशन आ गई। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसके मिड पॉइंट से पास, मिड पॉइंट मेरे पास कितना आ गया 1/4 कॉमा a प्लस b बाई 2, और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल इसका स्लोप मुझे मालूम है वो कितना है a माइनस सी डिवाइडेड बाई -1। तो एक लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके पैरेलल, लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी y माइनस a प्लस बी बाई 2 दिस इज इक्वल टू m कितना है c माइनस a, नीचे का -1 ऊपर पहुंचा दिया, x साथ में कितना आ जाएगा माइनस का 1/4। ये लाइन उस पैराबोला को, पैराबोला क्या था y इज इक्वल टू 2b, कहाँ गया पैराबोला, ये लिखा है a माइनस a प्लस सी माइनस 2b एक्स स्क्वायर, साथ में मेरे पास कितना था 2x कॉमन निकाल लिया था 2b माइनस 2a प्लस सी, और मुझे इसका क्या निकालना है x और y कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आइडेंटिफाई करना है। कैसे सर पुट करने के अलावा और कोई तरीका मतलब नहीं? तो मैं सोच रहा हूँ यार, सोचने तो दो क्या किया जाए। इस लाइन का जो स्लोप है, इसका अगर स्लोप निकाला जाए, ये जो पॉइंट है, क्या कह रहा है सर अगर टेंजेंट या एक्सिस नहीं हुई तो दो पॉइंट पे काटेगी ना ये लाइन। टेंजेंट अगर नहीं है और एक्सिस नहीं है तो दो पॉइंट पे काटेगी। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी तो लाइन नहीं बन रही है जो कि कुछ विशेष तरीके की लाइन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पूछ सकते हैं। हाँ एक ही पॉइंट, मीट लिखा हुआ है, मीट सी इन पी। पता है यार क्या किया जाए, ए माइनस सी 1 रखा जाएगा, ये ए था। सर जैसे कि चारों ऑप्शन है उसके x कोऑर्डिनेट हाफ या -1 दिए है, तो हाँ। उससे ना जाके पर सर हाफ और -1 को स्पेशल वो भी नहीं बन रहा है मिनिमम। मुझे निकलना क्या है, ये वाला पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पर इस लाइन ने कट किया। पैराबोला के ऊपर पॉइंट है और किसी भी पैराबोला के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट की विशेषता क्या होती है कि फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होते हैं। ना डायरेक्ट्रिक्स मालूम है ना फोकस मालूम है, इससे कुछ नहीं मिलना है। कैलकुलेट तो करने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा, तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं होगा। पर क्या सॉल्व करने की हिम्मत है? ये तो बिल्कुल नहीं।
सर ये लाइन में x के साथ क्या लिखा है, x माइनस 1/4 ये लिखा है पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट अगर हम f डैश बराबर करें टेंजेंट के लिए तो 1/2 पर मीट कर रहा है, तो अगर 1/2 पॉइंट पर लाई कर जाए लाइन पे तो काम हो जाएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला तुमने? यस सर, और उसको स्लोप से बराबर कर दिया, स्लोप के बराबर कर दिया, तो x का कोऑर्डिनेट 1/2 आ रहा है। x का कोऑर्डिनेट 1/2 आ गया, 1/2 इसमें लगा दे तो y का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, यही बोल रहा हूं। तो इसमें लेकिन अभी ये श्योर नहीं हो रहा ना कि लाई करेगा कि क्या बोल रहा है कि लाइन बाइसेक्ट AB एंड पैरेलल टू मीट C इन P। तो एक ही पॉइंट पे मीट करते ये क्या चक्कर है? ऐसा तो बोला सर जैसे जो इन्होंने सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, हाँ, तो उसके अंदर इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है कि जैसे जो लाइन की इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख ली, ठीक है, और जो लोकस आया वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो आयोटा आयोटा वाले पार्ट इक्वल कर दिए और वैसे वाले पार्ट इक्वल कर दिए, तो एक जगह sin स्क्वायर t बन जा रहा है, उससे sin की वैल्यू निकाल दो। अच्छा, मतलब जो z है उसको ये वाली इक्वेशन ना ली बल्कि वही वाली इक्वेशन ले ली, ठीक है सर वो आयोटा। अच्छा, और ये वाली जो लाइन ली गई है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख ली गई। यस सर। चलो, मतलब 2 पॉइंट से पास लाइन की कुछ निकली और दोनों का z इक्वेट कर दिया। यस सर, मतलब रियल पार्ट इक्वेट कर दिया और कॉम्प्लेक्स पार्ट इक्वेट कर दिया। लेकिन वो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो उसपे z भी आएगा, z कॉन्जुगेट भी आएगा। वही लाइन की जो इक्वेशन होती है वो अल्फा z कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट z प्लस c इस तरह की क्या आ जाएगी। तो सर उन्होंने क्या किया ना, जैसे सर जो जैसे अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, हाँ, और उसके थ्रू हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक तरीका ये भी होता है कि हम λ/1 का रेशियो मान ले जिसमें डिवाइड करेगा, हाँ, और z को उस फॉर्म में लिख दे कि λ * ठीक है, z1 + 1 - λ * z2। ठीक है, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्मेट की बात कर रहे हो ना? यस यस सर। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, मतलब मेरे पास z कोई भी पॉइंट लिया गया और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर को लीनियर कर देगा बेसिकली। को लीनियर करने से भी कॉन्जुगेट आ जाएगा अगर आर्गुमेंट में गए, सेक्शन फॉर्मूले से चले जाते हैं। मतलब z एक पॉइंट लिया मैंने जो कि 1:λ के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और मेरे पास z का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स z2 प्लस लैम्डा टाइम्स z1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा बदलते चले जाएंगे तो इसी लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते चले जाएंगे, ये पैरामीट्रिक फॉर्मेट हो गया। अब क्या किया जाए, अब तो सर जो कर्व है हाँ, वो हमें cos के फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ, तो उसको इक्वेट कर दे रहे हैं। मतलब इस z को उसमें कम लगा दें, अगर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब जो हमने सिंपलीफाई करके निकाला है हाँ वो ना इस्तेमाल करें। अगर मैंने यही z इस्तेमाल कर लिया उस इक्वेशन में, तो मेरे पास z1 और z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो ये वाले होंगे और इनको भी z1 z2 ही लिखा रहेंगे, यही चाहते हैं ये, ठीक बात। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। मेरे पास जो ट्रायंगल है, सर हाँ बोलो। सर इसके ऑप्शंस में जो y कोऑर्डिनेट होगा वो abc के टर्म में ही होगा। हाँ बिल्कुल, तो सर वो डेरिवेटिव वाली चीज से बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। मतलब एक मिनट करते हैं, दोनों तरीके से कर लेते हैं, जो खत्म ही करना है तो खत्म कर लेते हैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक वर्सेस z1 है, एक z2 है, एक z3 है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट लिखा तो ये z1 + z2/2 आ गया, ये z2 + z3/2 आ गया। ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर वेरिएबल पॉइंट z लिया जो कि λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। z मेरे पास निकल आया लैम्डा टाइम्स z2 + z3/2 प्लस 1 टाइम्स z1 + z2/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऐसा गया। और वो जो इक्वेशन दे रखी थी वो मेरे पास दे रखी थी z1, साथ में मेरे पास दे रखा था cos की पावर 4t प्लस 2 टाइम्स z2 sin की पावर 2t cos की पावर 2t प्लस z3
साथ में cos sin के पावर 40, z की वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, यही कर रहे हो ना? यस सर। z की अगर यही वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो क्या करेंगे, z1 z2 z3 के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, क्या किए? नहीं सर, जैसे हमने रख दिया ना, इन्होंने z2 z3 की वैल्यू रख दी है जो 1 + a 1 + b दी हुई थी। हाँ, वो रख दी है। तो हाँ। उससे जो इक्वेशन आ रही है सर, जैसे जो आरएचएस में इक्वेशन है उसमें भी आयोटा की टर्म्स में आ जाएगा। ठीक बात है। जब रियल तो पार्ट और इमेजिनरी yes, पार्ट कंपेयर करोगे तो लैम्डा और टी में 2 इक्वेशन आ जाएंगे। यस सर, तो उन दोनों को सॉल्व करें। उन दोनों को सॉल्व हो रहे हैं आसानी से? हाँ सर, इसमें मतलब कर तो रखा है आसानी से तो सर। अच्छा चलो ठीक है, चलो बढ़ाते हैं। तुमने कहा कि जेड की जगह मैंने लगा दिया ये वाला नंबर, ये क्या लिखा है, लैम्डा, इसको क्या लिख दिया जाए, इसमें से z2 वाला टर्म कॉमन निकाल लिया जाए। z2 मेरे पास क्या है, 1/2 प्लस bi, और z2 का कोएफिशिएंट कितना है, λ/2, यहाँ से 1/2। मैं आपको इक्वेशन बता दूं सर जो आगे सॉल्व कर। नहीं मत बताओ यार, मैं कर लेने दो, जो मैंने तब फैला लिया है तो थोड़ा सा और से। मेरे पास आ जाएगा λ/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा। फिर मेरे पास z3 का कोएफिशिएंट अगर कलेक्ट किया जाए तो z3 बस एक ही जगह आ रहा है, और z3 मेरे पास कितना था, 1 प्लस ci, और साथ में मेरे पास कितना आ जाएगा, λ/2, और साथ में 1 प्लस लैम्डा। और z2 का z1 कहाँ है, इससे वो भी एक ही जगह आ रहा है, और वो कितना आ जाएगा, z1 कितना था, ai डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा, इतना आया। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है दूसरी तरफ वो सब लिखा हुआ है, उसमें भी सब लगाया। अरे बड़ी मेहनत है यार, चलो करते हैं। जब मैं इतनी मेहनत कराता हूँ तो बाकी भी करा ही सकते हैं मुझसे। ai cos की पावर 40 प्लस 2 टाइम्स 1/2 bi sin की पावर 40 cos की पावर 40 प्लस z3 कितना है, 1 प्लस ci, साथ में sin की पावर 40। अब जो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें मैंने क्या कंपेयर किया, रियल पार्ट कलेक्ट किया, इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट किया। रियल पार्ट अगर मैं कलेक्ट करूं तो मैं यहीं कलेक्ट कर लेता हूँ रियल पार्ट। रियल पार्ट यहाँ से मेरे पास कितना आने वाला है, 1/2 टाइम्स दिस, 1 टाइम्स दिस, बस। तो 1/2 टाइम्स दिस, तो 1/2 का 1/4 आ जाएगा, लैम्डा प्लस 1 कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 टाइम्स 1 प्लस लैम्डा, ये इधर से रियल पार्ट आ गया। और ये किसके बराबर होने वाला है, इधर से रियल पार्ट के बराबर। अबे अत्याचार तो खूब है, लेकिन सर जो लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा आपने लिया है, हाँ, उसको t ले लेते हैं, और 1/1 प्लस लैम्डा 1 मतलब माइनस इसको t t ले लेते हैं। नो सर, हाँ, लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये t ले लेते हैं तो 1/1 प्लस लैम्डा 1 माइनस t आ जाएगा। हाँ वही, अगर मैंने तो ऐसे t और 1 माइनस t में हो जाएगा। अरे होमवर्क अपना अपना करना, मतलब इस रास्ते पे किया गया है। एक बार मैं करके देख लूंगा, फिर डिस्कस करता हूँ क्लास। क्या रह गया, कुछ नहीं हुआ आज, ऐसे ही सब चला गया। अरे उसका सवाल मैं बता दूंगा आकर्ष का, वरना कहेगा कि मेरा सवाल छोड़ के बाकी सबके सवाल करा देते हैं। सर मींस नेक्स्ट टाइम भी कॉम्प्लेक्स होगा सर? मतलब कॉम्प्लेक्स में अब देखो ज्यादा रह नहीं गया है, एक मैचिंग है बेसिकली, ये कोऑर्डिनेट की मैचिंग है, तो ये हम लोग कर लेंगे मैचिंग। ये वाला कॉम्प्रिहेंशन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है कि नहीं? यस सर। ये मेरे ख्याल से सरल है। हाँ, तो अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगर तुम लोगों को लगता होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा। इसके बाद जो एक कॉम्प्रिहेंशन रह गया वो ये वाला, जिसमें मैंने करेक्शन करा दिया था। ये सब सरल सरल है, मतलब ये सब अगर हम लोग करेंगे तो ये बहुत तेजी से खत्म हो जाएंगे। तो इनको खत्म हो जाने दो ताकि ये पूरा काम हो जाए, क्योंकि ऐसे अधूरा अधूरा सही नहीं रहता है। सर मींस ये कब तक चलेगा सर? मींस क्या क्लास गोल्डन आइडिया, मतलब गोल्डन आइडिया की क्लास बंद कर दे? हाँ नहीं सर, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ सर। मींस नहीं पास आ रहे हैं ना, कब तक चलेगा सर, ये पूछ रहा हूँ। कब तक चलेगा? जब तक सवाल ही खत्म हो जाएंगे। सवाल ही तो कर रहे हैं यार।
ऐसा नहीं सर, मींस 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मेन स्क्रिप्ट तो होगा ऐसा हो अच्छा, सकता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो हाँ कि सर, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ ठीक है सर। तो ये इसमें इस वाले सब में भी ये वाला पार्ट मुझे समझाने की जरूरत है, इसके ऊपर सवाल आ जाएगा, मतलब वो तो ऑप्शन सही है कि नहीं पता नहीं मुझे, बाकी ये सब सरल है और ये इनके बारे में मुझे बात करने की जरूरत है, ये क्योंकि कोऑर्डिनेट पे भी पूछे जा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स पे भी पूछे जा सकते हैं, तो ये सर आपने YouTube पे वीडियो भी डाला था इसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, YouTube पे मैंने वीडियो भी डाला था, बिल्कुल। पता नहीं मैंने उसको पब्लिक किया था कि नहीं किया था, मुझे याद नहीं। पब्लिक है सर, पब्लिक है, अच्छा ठीक है। तो तुम एक काम करना, उसका लिंक तुम ग्रुप पे डाल देना, तो बाकी सारे लोग देख लेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा, टाइम मतलब बच जाएगा। ये अगर ना समझ में आए तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज ये सब समझ में आ जाएगा। तो ये जितना भी ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना सर, हाँ, वो ये समझ आ रहा है कि कैसे आएगा, पर हाँ, कैलकुलेशन में तो नहीं हो पाना है। वो एक बार कर दीजिए। हाँ, ये मैं ज्योमेट्री जानना ही पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। तो मतलब ये देखो 3 पॉइंट की फिगर है, ट्राइंगल बनेगा, ये एक 4 पॉइंट की फिगर, उसके बारे में भी कभी हम लोगों ने बात करी है, तो इसमें भी कोई मिनिमम पॉइंट जहाँ से इनका सम मिनिमम हो जाए, तो ये सारी बातें हम लोगों को करनी पड़ेंगी यार, ऐसे ना छोड़ना, क्योंकि इसके ऊपर संभावना है आने की। तो एक मैं अगले टर्न पे बता दूंगा, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर थक गए हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ देंगे, मतलब ऐसा थोड़ा है कि कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स सब कुछ जिंदगी है। हाँ सर मींस आप पहले सीक्वेंस में जा रहे थे सर, मींस 20 से 30, 30 से 40। हाँ हाँ, तो हम उसी तरीके से चलेंगे, मतलब देखो सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, कोई कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स पहले करा रही, तो मैंने कॉम्प्लेक्स पहले करा रही, तो मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। टॉपिक वाइज वाला बढ़िया है सर, सारे टॉपिक इकट्ठा रिवाइज। एक्चुअली तुम इसमें भी तुम देखो, आज जो हम लोगों ने सवाल लगाया वो कहने के लिए कॉम्प्लेक्स का था, उसमें सब लग गया, सब लग गया उसमें, तो ऐसे मतलब बच नहीं पाओगे, सवालों में सब कुछ आएगा, तो लगने दो, मतलब नाम किसी चीज चैप्टर का उससे क्या फर्क पड़ता है, मगर गणित तो रिवाइज होनी चाहिए, तो मतलब 2 घंटे बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए कि यार मैथमेटिकल काम हुआ है ढेर सारा, बाकी तो काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता है। बाकी अगले टर्न में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Done.